नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर मुकेश पंचोली के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए, आज का टॉपिक ले लेते हैं हम। एनवायरनमेंट का यूनिट 9, यूजीसी नेट का यूनिट 9 कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और इसमें पीपल और एनवायरनमेंट, पर्यावरण से संबंधित हमारे एमसीक्यूज चल रहे थे, ठीक है। और आज की जो क्लास होगी उसमें लास्ट में हम बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में बात करेंगे, वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। उसमें यूनेस्को में भी है कुछ, कुछ भारत में है, ठीक है। यूनेस्को की लिस्ट में भी है, कुछ भारत के में भी है। अच्छा, आज सेट में मेरी ड्यूटी थी, फ्लाइंग के तौर पर सेट में मेरी ड्यूटी थी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में सेट में मेरी ड्यूटी थी। तो मैंने क्या चीज़ ऑब्जर्व करी, मैंने चीज़ ऑब्जर्व करी कि आप लोग मतलब जो पेपर था उस पेपर में इधर तो टिक कर ही नहीं रहे हो, डायरेक्टली ओएमआर में आंसर की भर रहे हो, डायरेक्टली ओएमआर फिल कर रहे हो। मतलब आप इधर तो पेपर में तो टिक ही नहीं कर रहे हो, इधर ओएमआर भर रहे हो। भाई, इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं होते, इस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं होते। ये बिल्कुल गलत तरीका है। जो चीज़ आपको श्योर श्योर आती है उसको आप इधर टिक करो, उसको ओएमआर में भर भी दो साथ में, ताकि गलती ना हो। फिर बाद में एक साथ भरोगे, कोई मिस हो गया, ए बी सी डी कोई भी मिस हो गया तो आपका फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अधिकतर बच्चे ऐसे डायरेक्टली टिक कर रहे थे। मतलब इधर ए ऑप्शन है तो ठीक है, ए आपका ए बी सी डी में अगर आपका बी सही है तो बी इधर तो पेपर में तो टिक करो, फिर बी इधर भर देना, ठीक है। मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी थी आज के टेस्ट में, जो मुझे नहीं लगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट नहीं करें, जाकि मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपको बी गलत लगता है उसको काट दो, सी गलत लगता है काट दो, या ऐसे काट दो ऐसे काट दो। उससे क्या है कि आपके चांस बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन के सही करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे ही दो गलत किया तो आपका 50-50 चांस हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। चलिए, तो अब लास्ट में बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात कर लेंगे हम। लगभग लगभग 18 के आसपास है, स्क्रीनशॉट भी ले लेना ताकि आपका काम आसान हो जाए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पहला। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, ठीक है। ओजोन क्षेत्र, ठीक है, ओजोन होल, और हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस गैस, प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर, और धारणीय विकास, ठीक है, धारणीय डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये चीज इसमें एक देखो, इन सवालों में ये बड़े सवाल होते हैं। इनमें क्या होता है कि जो आपको श्योर शॉट आता है, बिल्कुल श्योर आता है, 100% सही आता है, उसको तो आप पहले करो। तो ओजोन होल किसकी वजह से हो रहा है, ओजोन होल किसको बचाता है, किसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। चलो, इसमें थोड़ा फुल हल्का फुल्का डाउट हो सकता है। प्राकृतिक आपदा तो इसमें कंफर्म, ये सुनामी एक ही है, ठीक है। तो थर्ड का तो वन होगा ही होगा, तो थर्ड का वन होगा ही होगा, यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है। थर्ड का वन होगा ही होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। चलो, अब दूसरा देख लेते हैं, हरित गृह प्रभाव। ये भी अपन को पता है, ग्रीन हाउस गैस, मीथेन, वेटलैंड, ग्रीन हाउस गैस। तो सेकंड नंबर का होगा थर्ड, तो सेकंड नंबर का थर्ड इधर भी है, सेकंड नंबर का थर्ड इधर भी है, तो इसको भी काट दो। अब ओजोन होल आपको पता है अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से होता है, ठीक है। तो यूवी रेज की वजह से, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट, ठीक है, अल्ट्रावायलेट की वजह से होता है। स्पेक्ट्रम पता ही होगा आपको, स्पेक्ट्रम के बारे में, तो अल्ट्रा वायलेट। चलिए, ठीक है। तो इसका आंसर यानी कि इधर से क्लियर हो जाएगा अब आपके पास, कि इसका जैसे ही सेकंड आपके पास आया, फर्स्ट का सेकंड आया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अभी 100% करेक्ट हो गया आंसर, कोई इफेंट बट ही नहीं है, कोई इफेंट डाउट ही नहीं है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करो, ताकि इन जैसे सवाल आए ना, इनमें गलती ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन का स्रोत है, सीधा सीधा मीथेन का पूछ रहा है। मीथेन का फॉर्मूला तो पता ही रख लो, क्योंकि बार बार आता है। ग्रीन हाउस गैस है, हरित गैस है, मीथेन है CH4। मीथेन का कौन सा होता है, वेटलैंड से होता है, फोम उद्योग से होता है, तापीय विद्युत तंत्र से होता है, थर्मल, या फिर सीमेंट उद्योग से होता है, सीमेंट, ठीक है। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा ये किससे होता है, ये वेटलैंड्स या आर्द्र स्थल से होता है। सबसे ज़्यादा किससे होता है, वेटलैंड्स या आर्द्र स्थल। इन पे भी एक लेक्चर ले लेंगे, क्योंकि इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है, इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। शायद अब 50 के 50 प्लस माइनस हो गए हैं ये, ठीक है। पहले लिमिटेड थे, अभी 50 प्लस माइनस हो गए वेटलैंड, ठीक है। तो इनके बारे में भी सवाल बनते रहते हैं, ठीक है। इनके ऊपर भी सवाल बनते रहते हैं, आर्द्र स्थल के बारे में। और ये कहाँ से निकल के आई थी, रामसर कन्वेंशन था, रामसर। 1971 में रामसर पे समझो, रामसर। और रामसर कहाँ पे, ईरान में, ठीक है। रामसर कहाँ पे, ईरान में, रामसर समझौता। तो रामसर समझौता पूछ ले किससे संबंधित है, तो ये, और ये हम एक या दो क्लास में आपके सारे ये समझौते जो भी है, समझौते जो भी है, समझौते इसको बोल लो या प्रोटोकॉल बोल लो, प्रोटोकॉल, ठीक है, कन्वेंशन, इन सब पे अपन बात कर लेंगे, ताकि आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाए। और इससे एक या दो सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा, एक या दो सवाल इस पे मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है।
तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इसका सीधा आंसर हो गया आपका मीथेन वाले का वेटलैंड्स। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जापान में मिनामाटा आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई? जापान में हुई, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर मिनामाटा हमने बात भी कर ली थी, प्रीवियस क्लासेस में भी बात कर ली थी हमने। देखो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। उनको अगर अपन एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, पिछले साल की क्वेश्चनों का अगर अच्छे से एनालाइज कर लेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। एग्जामिनर के माइंड का पता चलता है कि किस तरीके से पेपर बनाता है। तो मिनामाटा किसकी वजह से होता है? मरकरी की वजह से। मरकरी की वजह से होता है मिनामाटा, मरकरी की वजह से। कैडमियम की वजह से होता है इताई, 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 इताई। ठीक है। और एक अपने नाइट्रोजन ऑक्साइड, इससे होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। बच्चा नीला पड़ जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मरकरी, Hg। Hg वाला ऑप्शन टिक करिए, आगे बढ़िए। 74, जैव आवर्धन, जैव आवर्धन का तात्पर्य किसकी वृद्धि से होता है? बायोमैग्निफिकेशन की बात कर रहा है, बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन जीवित जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता, जाति स्पीशीज की संख्या, जीवित जीवों का आमाप साइज, या फिर बायोमास। तो किसमें जैव आवर्धन किसमें हो रहा है, बायोमैग्निफिकेशन किसमें हो रहा है? जीवित जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता। ठीक है। ठीक है, जैसे कोई किसान होता है, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि ये कोई पानी का स्रोत है, यहाँ पे अगर बहुत सारे केमिकल आके गिर रहे हैं, केमिकल आके गिर रहे हैं, तो उससे फिर वो क्या है कि वो चारे में आ जाएंगे कुछ 10% के आसपास। ठीक है, चारे में आ जाएंगे। फिर चारे से वो लोग गायों में, गाय चारा खाएगी तो गायों में आ जाएंगे 10%। फिर वो गायों से दूध में, गाय के दूध से होते हुए मनुष्य के शरीर में आ जाएंगे। तो मनुष्य के शरीर में पहुंच जाएंगे ऐसे, तो 10-10% करते करते बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना जैव आवर्धन, जीवित जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता। बिल्कुल क्लियर रखना है इस कॉन्सेप्ट को, बायोमैग्निफिकेशन। नागोया उपसंधि जो प्रोटोकॉल है उसको बोलते हैं अपन उपसंधि, और नागोया की बात कर रहा है ये, नागोया, नागोया उपसंधि की बात कर रही है, नागोया। तो आपको बताना है ये संधि सीधी सीधी पूछ रहे किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ओजोन क्षय से संबंधित है, खतरनाक अपशिष्ट से संबंधित है, ये जैव विविधता से संबंधित है। ओजोन क्षय की तो है अपने पास वियना, वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है। चलो, जलवायु परिवर्तन के लिए अपने पास बहुत सारी, मॉन्ट्रियल हो गई, क्योटो, क्योटो हो गया फेमस, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योटो उपसंधि। तो अब अपना ये बचा, तो ये बेसल है, ये बेसल है, ये बेसल है, रोटरडैम। तो जैव विविधता से संबंधित है अपनी नागोया। बाकी इस पर डिटेल में चर्चा कर लेंगे जब हम संधि उपसंधि पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आपका इसका आंसर हो जाएगा डी, जैव विविधता, नागोया प्रोटोकॉल। और इसी के अंदर अपने को एच ही टारगेट्स मिले थे, एच ही टारगेट्स मिले थे जैव संरक्षण को लेकर। ठीक है, एच ही टारगेट्स, एच ही टारगेट, टारगेट दिए गए एच ही, उनको नाम दिया जाता है। तो पूछ ले एच ही टारगेट किससे संबंधित है? जैव विविधता से संबंधित है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत की ऊर्जा आवश्यकता से जीवाश्मी ईंधन फॉसिल फ्यूल के बाद योगदान करने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी कि फर्स्ट नंबर पे तो फॉसिल फ्यूल हो गया, फर्स्ट नंबर पे तो फॉसिल फ्यूल हो गया, जीवाश्मी ईंधन हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, पेट्रोल और डीजल वाले। ठीक है, पेट्रोल और डीजल वाले। उसके बाद अपन को सेकंड नंबर पे पूछ रहा है, तो सेकंड नंबर पे क्या सौर है, क्या नाभिक न्यूक्लियर है, क्या जल ऊर्जा है, हाइड्रो पावर है, कि पवन ऊर्जा है? ठीक है। सेकंड नंबर पे आपको बता दूं, सेकंड नंबर पे अपने पास हाइड्रो, हाइड्रो अपने पास सेकंड नंबर पर है। पानी से जो हो रही है वो बिजली उत्पादन जो हो रहा है अपना, वो पानी से सेकंड नंबर पे हो रहा है, क्योंकि पानी भी अपने पास सफिशिएंट मात्रा में इधर कोस्ट, पानी भी कौन सा बहाव वाला, तो इधर अपने पास सफिशिएंट मात्रा में पानी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहाव वाले क्षेत्र में और इस तरफ वाले क्षेत्रों में भी, इधर वाले में भी पानी। तो पानी थर्मल में, और राजस्थान में भी जैसे माही बांध हो गया, ठीक है, माही, बजाज सागर, ठीक है, राणा प्रताप सागर हो गया, राणा प्रताप सागर बांध हो गया, राणा प्रताप सागर बांध हो गया, इंदिरा गांधी बांध हो गया,
तो खूब सारे हम बांध परियोजनाएं पढ़ते ही हैं। ठीक है, बांध परियोजनाएं पढ़ते ही हैं अपन। तो इसका मतलब ये भी खूब विस्तार में है, बांध परियोजना। ठीक है, बांध परियोजना पे भी टाइम मिला तो इस पे भी एक टॉपिक इस पे भी बनाया जाएगा, क्योंकि इस पे भी सवाल बनते हैं, बांध परियोजना पे भी सवाल बनते हैं। मतलब जिन जिन टॉपिक्स पे कॉमन सवाल बनते हैं ना, उनको तो आपको करना ही करना है, उनको तो आपको करके जाना ही जाना है। बाकी सवाल ऐसे है कि बाकियों पे आप करो या मत करो, लेकिन इन पे तो करके जाना ही है, क्योंकि इनसे फिर क्वेश्चन आता है ना, तो फिर वो गलत नहीं होना चाहिए। फिर आपको दुख होगा कि यार ये चीज़ तो मतलब कॉमन है, तो सब सही करके आएंगे, मैं कैसे गलत कर दूँ। और सिलेक्शन वही होता है, सिलेक्शन वहीं से होता है। जो कॉमन चीज़ें होती है ना, वो गलत नहीं करनी है आपको कभी भी। जो कॉमन चीज़ें हैं ना, जो बाकी लोग सही कर रहे हैं, वो कभी गलत नहीं कर सकते, आप कभी गलत नहीं कर सकते, कभी गलत नहीं कर सकते। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए, कॉमन चीज़ होगा। तो ये कॉमन चीज़ें हो गई। कॉमन चीज़ें जैसे हो गई वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया। ठीक है, इसके अलावा जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, फिर अपने पास ये वाले उपसंधि मान लो, उपसंधि मान लो, प्रोटोकॉल, नगोया वगैरह, प्रोटोकॉल वगैरह, ये सब नहीं गलत होने चाहिए। ठीक है, और सॉइल के प्रकार, सॉइल के प्रकार, कहाँ पे कौन कौन सी सॉइल पाई जाती है। ऐसे ही वनस्पति, वनस्पति, ऐसे ही वन्य जीव, कौन कौन से वन्य जीव कहाँ पाए जाते हैं फेमस। ये सब कॉमन चीज़ें हैं, ये सब ये चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए। ऊर्जा वाले हो गए, जैसे ऊर्जा के स्रोत हो गए। ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास सेकंड नंबर पे हो गया जल, यानी कि सी, सौर ऊर्जा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, अभी हमने पीछे बता ही दिया था। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप इजीली टिक कर देंगे, और नहीं सुना होगा तो वापस सुन लीजिएगा, और नहीं तो फिर दोबारा सुन लीजिएगा। ओजोन अक्षय से, खतरनाक अपशिष्ट से, जलवायु परिवर्तन से, या नाभिकीय ऊर्जा से। अगर आपको पता है तो आप इसका बता दीजिए, इससे संबंधित कौन सी है। नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित कौन सी संधि है। अगर आप बता सकते हैं तो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, नहीं बता सकते तो इसका आंसर बता दीजिए, और इसका आंसर बता दीजिए। तो क्योटो संबंधित है अपना जलवायु परिवर्तन से। ठीक है, NX1 कंट्रीज, NX2, ये सब इसमें अलग अलग शेड्यूल की कंट्रीज है। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा सी अपना जलवायु परिवर्तन से, क्लाइमेट चेंज। आई होप क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे आपको। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पृष्ठीय ओजोन की प्रदूषक के रूप में संभावित विरचना का उत्सर्जन स्रोत कौन सा है। मतलब क्वेश्चन को वापस रिपीट करिएगा ध्यान से। निम्नलिखित में से पृष्ठीय ओजोन की बात कर रहे हैं, पृष्ठीय ओजोन की बात कर रहा है कि प्रदूषक के रूप में संभावित विरचना का उत्सर्जन स्रोत, मतलब कहाँ से उत्सर्जन होती है। परिवहन क्षेत्र से, प्रशीतन और वातानुकूल से, और वेटलैंड से, या उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स, या जो हमने फर्स्ट क्लास में देखा था वेटलैंड्स, वेटलैंड्स, और ये ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो गया, और AC वाला ये हो गया वातानुकूल वाला। तो दो तरीके की ओजोन है, एक ग्राउंड लेवल पे है, ठीक है, और एक अपनी आकाशीय है, या फिर जो पर्यावरण में है। दो लेवल की ओजोन है आपके पास। ठीक है, तो दो लेवल की ओजोन है, तो इसमें ओजोन जो कि हवा में है या एटमॉस्फेयर में है, उसमें तो आपको सबसे ज़्यादा हो रहा है AC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, वातानुकूल वाले। ठीक है, और जो ग्राउंड लेवल पे है, ग्राउंड लेवल पे है, पृष्ठ पे है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन किससे निकलेंगे इन सब में कंपेरेटिवली। अगर ये ओजोन सरफेस वाली होती तो वहाँ पे मीथेन भी आता, फिर वेटलैंड भी आंसर हो जाता, फिर ये भी आंसर हो जाता, तो दो आंसर तो हो नहीं सकते। तो इसलिए आपको ये से अंदाज लगाने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फिर परिवहन क्षेत्र। पृष्ठीय पे ध्यान दीजिएगा, ओजोन पे मत ध्यान दीजिएगा, ओजोन से गलत कर देंगे, आप भी लगा देंगे ओजोन से। पृष्ठीय ओजोन की बात कर रहे हैं। ठीक है, पृष्ठीय, ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। पृष्ठीय, सरफेस, सरफेस वाली अलग है और एटमॉस्फेयर वाली अलग है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के, अच्छा ये जैसे 80 नंबर का क्वेश्चन था, सोचेंगे आप 81 कहाँ गया। ठीक है, 81 कहाँ गया, तो वो कोई उस टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उस टाइम पे कोई फैक्ट पूछा होगा जो उस टाइम रेलिवेंट होगा। जैसे
पूछ लिया होगा कि 2010 में सौर ऊर्जा कितनी रही, सोलर या सौर ऊर्जा कितनी प्रतिशत रही इंस्टॉल्ड सौर ऊर्जा। तो अब वो अब आज के टाइम पे उतना रिलेवेंट नहीं है, इसलिए अपन ने उसको क्वेश्चन को हटा दिया, ठीक। इसलिए मत सोचिएगा कहाँ गया, इसलिए हटा दिया है क्योंकि वो उस टाइम का इंपॉर्टेंट होगा, इस बार का इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि मान लो एनवायरनमेंट डे होता है, पर्यावरण दिवस होता है, पर्यावरण दिवस, ठीक है, पर्यावरण दिवस। तो उसमें उस टाइम की थीम पूछी होगी कि थीम क्या है, ठीक है, उस टाइम की 2010 की जब भी की। तो अब किस में हो जाएगा, 2022, 22 में क्या रहा या 23 में क्या रहेगी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हमने उस क्वेश्चन को अभी स्किप कर रखा है, ठीक है। ये इंटरनेशनल, ये जितने भी डेज हैं, ठीक है, उनको हम वापस कर लेंगे। अच्छा, मैं एक बार पीछे जाऊंगा वापस स्लाइड्स में, क्योंकि मैंने ये जो टेबल बनाई थी इसमें आपको एक्ट भी पता होने चाहिए, अलग अलग एक्ट, अधिनियम, ठीक है, अधिनियम कब कब पारित किए गए थे। जैसे कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ईपीए, कब का है, पर्यावरण पर संरक्षण वाला, 1986 का। ऐसे ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वन्य जीव अभयारण्य वाला, तो ये कब का है, 1972 का। ये 1986 ये वाला, 1972 ये वाला, तो आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे क्लियर होना चाहिए। और अधिनियम और हैं तो हम सब्सिक्वेंट देख लेंगे। चलो आगे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचाने की सबसे अधिक संभावना है। वापस हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सबसे अधिक, सबसे अधिक। तो सबसे अधिक दो दो जगह आ चुका है अभी क्वेश्चन, एक तो बार बार रिपीट हो रहा है, एक तो रिपीट हो रहा है, एक तो रिपीट हो रहा है, और दूसरा एनसीईआरटी में दे रखा है। बायोलॉजी की एनसीईआरटी का चैप्टर 13 से लेके 16, फिर बोल रहा हूँ क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर 13 से 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित। लिख लीजिए, बार बार लिख लीजिए, लिख लीजिए, साथ के साथ नोट लगा के चलिया करें। लिख लीजिए पर्यावरण का, बायोलॉजी का क्लास 12 13 से 16 वाला चैप्टर। तो सबसे ज़्यादा भूकंप, जंगल में आग, ज्वालामुखी, अकाल और बाढ़। तो सबसे ज़्यादा अपने राजस्थान क्या है, इन जनरल भारत में देखा जाए तो अकाल और बाढ़ से सबसे ज़्यादा हमको नुकसान पहुंचाने की सबसे अधिक संभावना है, ठीक है। भूकंप वगैरह हमने पहले भी बात कर चुके हैं। भूकंप वगैरह क्या है कि ज़्यादातर पहाड़ों पे आता है, और पहाड़ों पे आपको पता है ज़्यादा लोग रहते नहीं है, ठीक है। ये नेपाल हो गया, ये ठीक है। तो आपको पता है यहाँ आता है तो ज़्यादातर यहाँ आता है, तो यहाँ ज़्यादा लोग रहते नहीं, इसलिए इतनी संभावना इतनी ही नहीं है। जबकि बाढ़ तो पूरी सभी जगह पर है, हमने देख लिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा और इसमें फिर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चले जाएंगे हम किसमें, जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्रों में। जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्रों में, जैव, है ना, ठीक है। अब जैसे नीलगिरी हो गया, मानस हो गया, सिमलीपाल हो गया, और अचानक मार्ग, अमरकंटक हो गया। अब आपको जो मैंने फिर वही बताया था कि जो आपको सबसे सही पता हो, 100% आपको पता हो कि ये सही होगा, उसी पे जाइएगा। नीलगिरी आपने कुछ कुछ सुना होगा, तमिलनाडु वाली साइड में है नीलगिरी, तमिलनाडु की साइड में। तमिलनाडु मतलब हो गया दक्कन, पूर्वी पश्चिमी घाट, लगभग लगभग, इतना श्योर नहीं मान सकते लेकिन मान लो, चलो ठीक है, फर्स्ट का 4 मान लो। फिर अपन मानस, मानस तो आसाम में है, तो ये इधर आ गया पूर्वी में, ठीक है। सिमलीपाल ये अपना उड़ीसा में है। उड़ीसा किस तरफ है, छत्तीसगढ़ की साइड में। फिर अचानक हम अमरकंटक भी उधर ही होगा, तो दक्कन प्रायद्वीपीय सिमलीपाल वाला, और छत्तीसगढ़ में अचानक मार अमरकंटक छत्तीसगढ़ का है ही। तो अभी ऑप्शन देख लो, फर्स्ट का 4 होगा, सेकंड का 3 होगा, थर्ड का फर्स्ट होगा, और फोर्थ का 2 होगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी में आपको पता ही है, नीलगिरी, नीलगिरी में नीलगिरी ताहर मिलता है। नीलगिरी ताहर हिरण होता है एक तरीके का, नीलगिरी ताहर हिरण होता है एक तरीके का, हिरण, ठीक है, जिसको आईयूसीएन की लिस्ट में एंडेंजर्ड दे रखा है, एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड किसने, आईयूसीएन की रेड डेटा लिस्ट में, रेड डेटा लिस्ट में, ठीक है। एंडेंजर्ड लिस्ट में क्या दे रखा है, आईयूसीएन की में एंडेंजर्ड। ध्यान रखिएगा, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी नहीं है, वर्नरेबल भी नहीं है, एक्सटिंक्ट भी नहीं है, अलग अलग कैटेगरीज है, उसमें एंडेंजर्ड दे रखा है इसको आईयूसीएन की रेड लिस्ट में। अचानक मार अमरकंटक आपको पता है, जिससे 3 4 नदियों का उद्गम होता है अलग अलग दिशाओं में, महानदी,
ठीक है, तो वो छत्तीसगढ़ की तरफ हो गई। सिमलीपाल उड़ीसा, दक्कन, मानस आपको पता ही होना चाहिए। नीलगिरी, नीलगिरी का तो नीलगिरी ताहर के बारे में आपको बता ही दिया, तो इससे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब आपको एक भी चीज़ सही आ रही है तो लगभग लगभग आप आंसर के बहुत पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, सिमलीपाल में आग लगी थी हाल ही में, तो ये वैसे ही न्यूज़ में था, ये न्यूज़ में था, ये करंट का टॉपिक हो गया। अब अपन आ जाते हैं अपने, ये अपने इंग्लिश में है। इंग्लिश में इसलिए क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, हिंदी में भी अगली स्लाइड्स में स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये हिंदी में भी अगली स्लाइड्स में, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट इसलिए इंग्लिश में क्योंकि आसानी हो जाएगी आपको समझने में, कि ये अपना हो गया कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अभी अपन अपने वाले तो देख लें पहले, ये रहा सिमलीपाल, एक तो सिमलीपाल उड़ीसा में। ठीक है, और नीलगिरी ये रहा तमिलनाडु में, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये रहा तमिलनाडु में। फिर अपना एक था मानस, ये अरुणाचल इधर नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में मानस। ठीक है, मानस और दिब्रू साइकोवा ये दोनों इधर हो गए। दिहांग दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश में हो गया, दिहांग दिबांग। नंदा देवी ऊपर है ही गया, नंदा देवी अपना पूछा ही नहीं था। और ये अचानक मार अमरकंटक, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अचानक मार अमरकंटक, तो ये चारों अपने आंसर हो गए। वापस देख लो, अचानक मार अमरकंटक ये रहा। ठीक है, और इसके अलावा ये अपना सिमलीपाल हो गया, नीलगिरी हो गया, ये हो गया। आई होप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रब कर देता हूँ ताकि आपको एक जगह मिल जाए इन्फॉर्मेशन। ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से इसको पेस्ट कर लेना, चिपका लेना अपने पेपर में बड़ा करके, बोर्ड एग्जाम अपने अपने कमरे में इसको चिपका लेना। चलो, ये आ गया अपना। अब यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की सूची होती है, यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, इसका एमएबी का फुल फॉर्म क्या होता है, मैन एंड बायोस्फीयर, मैन एंड बायोस्फीयर। ठीक है, तो नीले रंग में जो सूची में शामिल है वो तो यूनेस्को में शामिल है। जो नीला रंग है ना, ये नीला रंग वाले हैं, ये नीले रंग वाले ये तो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। और जो उसके अलावा वाले हैं वो भारत में, और मतलब भारत ने रिकॉग्नाइज कर रखे हैं। ठीक है, तो लगभग भारत में कितने हैं, 18 के आसपास हैं। और यूनेस्को में कितने हैं, उसमें 11, मतलब क्योंकि 11 यूनेस्को क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे है, तो वो जिनको रिकॉग्नाइज करेगा वो कौन से, वो 11 है, लेकिन भारत के टोटल 18 है। तो अब इसमें आ जाओ, नीलगिरी, नीलगिरी हमने देख ही लिया एक बार, तमिलनाडु केरल में है। नंदा देवी ऊपर, नंदा देवी उत्तराखंड में, नंदा देवी, नंदा देवी पर्वत। नोकरेक मेघालय में, कंचनजंगा में, नोकरेक, इनका ईयर भी लिख रखा है, क्षेत्रफल भी लिख रखा है। कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, तो वो भी सही हो जाएगा। क्षेत्रफल इसलिए, ये ईयर इसलिए क्योंकि पूछ ले क्रम में कौन सा पहले बना कौन सा बाद में बना। मन्नार की खाड़ी भी है, सुंदरबंस भी है, सुंदरबंस आपको पता ही है, सुंदरबन डेल्टा बनाता है, ये है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार कंफ्यूज करता है, मानस, मैं तो हमेशा से इससे एलिमिनेट करता था। उसमें ये पूछता था कि कौन सा नहीं है करके पूछता था, कौन सा नहीं है। तो मुझे जहाँ भी मानस दिख जाता था मैं उसको टिक कर देता था, क्योंकि मुझे पता है कि मानस, मानस भारत वाले में है, यूनेस्को वाले में नहीं है। भारत के में है, यूनेस्को के एमएबी प्रोग्राम में नहीं है। तो मैं समझ जाता था कि मानस आती है गलत हो जाएगा, तो बस मानस से ही मेरा आंसर आ जाता था हमेशा। मैं तो ये ट्रिक लगता था। ठीक है, तो नीले रंग वाले हैं वही केवल यूनेस्को में शामिल है, ये ध्यान रखो। अब जैसे नीले वाले कौन कौन से, ये हो गया ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, अभी जो क्वेश्चन था उड़ीसा का, उसमें आग भी लगी थी। ठीक है, उड़ीसा का है और इसमें आग भी लगी थी। ठीक है, और ये वाला पंचमढ़ी हो गया, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का, कंचनजंगा सिक्किम का, अगस्त्यमलाई, अगस्त्यमलाई तमिलनाडु, केरल, तीनों जगह। अचानक मार अमरकंटक, इस पे भी सवाल बना हुआ है, अभी हमने देखा ना अचानक मार। तो ये अपना छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वाला है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वाला है। तो ये सिर्फ ये जो है, जो नाम है गीले, ये नीले वाले, ये ही अपने एमएबी प्रोग्राम में शामिल है। और एमएबी प्रोग्राम पूछ लिया जाए किसका है, तो यूनेस्को का है। ठीक है, यूनेस्को, दो तीन सवाल बन गए कि एमएबी प्रोग्राम किसका है, यूनेस्को का है। उसमें कौन कौन से, ये सब है। मानस पूछ लिया, मानस, मानस 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 नहीं है, वो भारत के में है। फिर इसके अलावा ये बच जाते हैं जो वो अपने भारत ने रिकॉग्नाइज कर रखे हैं, तो बच गए वो, उनको देख लो। अब बच गए उनको देख लो। पिछली स्लाइड में तो हमने देख लिया था, एक मानस बच गया था, एक मानस बच गया था पिछली स्लाइड में, तो हमने देख लिया था, ये मानस बच गया, देखो ये। और इसके अलावा ये देख लो, डिब्रू साइखोवा आसाम में है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, कच्छ गुजरात में है, रण ऑफ कच्छ कोल्ड डेजर्ट है। इससे भी एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन बताऊँ क्या बनता है, अभी बताता हूँ क्या बनता है, फिर वो एडवांस हो जाएगा। शेषाचलम की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में, शेषाचलम। और पन्ना तो आपको पता ही है एमपी में है, पन्ना माइंस भी है, एमपी में पन्ना माइंस भी है, पन्ना खदान, माइंस, खदान बोल लो, माइंस बोल लो, पन्ना। इससे ऊपर लेवल का सवाल ऐसे बन जाता है, इसको ऐसे बोलेगा,
किसको उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ अरेंज करो, ठीक है, ऐसे या ऐसे अरेंज करो। तो आपको पता है ये सबसे ऊपर हो जाएगा, फिर दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा, फिर यहाँ वाले तो नहीं देगा क्योंकि यहाँ फिर डाउटफुल हो जाएगा, यहाँ ज़्यादा डाउट आ जाएगा आपको, ठीक है। फिर यहाँ हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ठीक है, फिर ये हो गया, मतलब ऐसे कंपेरेटिवली पूछ लेगा, ठीक है। तो हम जैसे मैं ही पूछ लूँ, मैं ही बना के पूछ लूँ इन जनरल। जैसे ये कोल्ड डेजर्ट हो गया, कोल्ड डेजर्ट ये वाला हो गया कोल्ड डेजर्ट एक। फिर ये हो गया अपना दूसरे नंबर पे अचानक मारा अमरकंटक, फिर ये हो गया शीशा चलम, और ये लास्ट में अगस्त्य मलाई। तो इन चारों को अरेंज करो तो आपको पता होगा सबसे ऊपर आएगा कोल्ड, ठीक है। अगर हम ऐसे चलेंगे तो नॉर्थ से साउथ चलेंगे तो कोल्ड डेजर्ट आएगा। फिर दूसरे नंबर पे अचानक मार अमरकंटक आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास शीशा चलम आएगा या नीलगिरी, मान लो नीलगिरी आएगा। और फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में अगस्त्य मलाई आएगा, अगस्त्य मलाई। तो ऐसे आपको इस तरीके का एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। साथ में फिर यही सवाल अगर आपको मैप है ना तो थोड़ा सा और एडवांस बन जाता है कि हाँ, यही सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे ऐसे जमाओ, ये इसको ऐसे ऐसे जमाओ, ऐसे ऐसे जमाओ, या फिर ऐसे ऐसे जमाओ, तो आप जमा ही लेंगे। गुजरात में रण ऑफ कच्छ पूछ लिया तो गुजरात में है, ठीक है, यहाँ बफेलो, वाइल्ड बफेलो मिलता है, ठीक है। चलो उसको बाद में देखेंगे। और सुंदरबंस आपको पता ही इधर है, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि रण ऑफ कच्छ तो इधर आएगा और सुंदरबंस इधर आएगा, तो फिर बस इनके बीच वालों को ही तो अरेंज करना है आपको ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसलिए मैप इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे ही हम अगले वन्य जीव अभयारण्य वगैरह भी सब ऐसे कवर कर लेंगे, तो टेंशन मतलब पूरा एनवायरनमेंट कवर हो जाएगा। सिंपल सा है, फिर आपको बहुत मजा आने लगेगा क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप पूरे पूरे नंबर लाओगे इसमें, पूरे पूरे नंबर लाओगे, कोई रिफंड डाउट नहीं है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।